Hello everyone and welcome to Panacea. In this video, we are going to learn about the President and the Vice President of India. What are the manners of the election? What are his qualifications? What are their powers and functions? This video will be done in two parts, part 1 and part 2. This is part 1 of the video. So let us not waste any further time and begin. First of all, we must understand what is the position of the President. The President is part of the Union Executive. So Articles 52 to 78 of the Indian Constitution deal with the Union Executive and they detail who is part of the Union Executive. As per these articles, the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and Attorney General. These are the members of Union Executives. यानी कि इन 5 members को totally Union Executive कहा जाता है. As you know, there are 3 wings of the government. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो जो एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट है ये 5 मेंबर्स. तो प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और बढ़ते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट. As you must know, India is a republic. Republic means the head of the state is either directly or indirectly elected by the people. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है एंड ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. मीन्स ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का. ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. इसका मतलब प्रेसिडेंट हैज टू बैलेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर गवर्नमेंट्स. वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हर एक अलग अलग स्टेट की एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ही होल्ड्स द हाईएस्ट ऑफिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें सबसे ऊपर सबसे पहले प्रेसिडेंट का ऑफिस ही आता है. तो अब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्टली पीपल नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली वाया इलेक्टोरल कॉलेज होता है. ऐसा क्यों होता है? Why did the constitution makers decide that there will be an indirect election to the post of president and not a direct election like in US? तो इसके रीजंस ये थे. इट इज इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर होती है. जो लेजिस्लेचर लोगों से डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आया है उसके पास हाईएस्ट पावर होती है और प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होता है. सिर्फ एक नाम के लिए उसे एक हेड बनाया जाता है. तो इसलिए अगर हमने पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देनी है और प्रेसिडेंट को सुप्रीमेसी नहीं देनी इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, तो हमें इनका डायरेक्ट इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनका लीडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द एग्जीक्यूटिव हेड. डायरेक्ट इलेक्शन इसके लिए भी नहीं रखा क्योंकि ये कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो ऑलरेडी हमारे पास एक डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर जो कि प्राइम मिनिस्टर है और हमें फिर से उसे डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाई इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इनडायरेक्टली. तो प्रेसिडेंट बनने की क्या क्वालिफिकेशंस है? व्हाट आर द मिनिमम क्राइटेरिया दैट अ पर्सन शुड जस्टिफाई सो दैट ही कैन स्टैंड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स आउट द क्वालिफिकेशंस फॉर अ प्रेसिडेंट. सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. दैट मीन्स ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. आइदर वो एक्वायर्ड सिटीजनशिप हो या कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन सिटीजनशिप हो या नेचुरलाइजेशन से गिवन सिटीजनशिप हो या रजिस्ट्रेशन से. एनी वे ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ऐसा यूएसए में नहीं है. यूएसए में सिर्फ वही प्रेसिडेंट बन सकता है द पर्सन हु इज बॉर्न इन यूएसए. मतलब बर्थ से उसकी सिटीजनशिप यूएसए की है. अ नेचुरलाइज्ड person who becomes a citizen cannot become the president in US. Second qualification ये है कि his age must be 35 years or above. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज लोकसभा मेंबर. तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो उसे सेटिस्फाई करना होता है. नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट. अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है या बेसिक जुडिशरी कन्वेंशन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किया जा सकता है. बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज इंटरप्रेटेड टू बी अ पोजीशन दैट ब्रिंग्स सम फाइनेंशियल गेन और एडवांटेज और बेनिफिट. तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई और पोस्ट भी दी हुई है, किसी और मिनिस्ट्री में किसी और टाइप की पोस्ट दी हुई है जिसके लिए वो सैलरी भी लेते हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंडर प्रेसिडेंट आ जाएंगे क्योंकि उनकी सैलरी वहां से डिफाइन होगी.
गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बैलेंस्ड है, इसीलिए एनीवन हु होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन की क्वालिफिकेशन देख ली। नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? जब किसी भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है तो उसके लिए 50 इलेक्टर्स को प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स को सेकेंडर बनना पड़ता है। इसका मतलब जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से 50 + 50 मेंबर्स यानी 100 मेंबर्स उसको प्रपोज नहीं करते तब तक उसकी कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। एंड ही शुड ऑल्सो मेक अ 15,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द RBI। बेसिकली ये प्रोविजन इसलिए है ताकि कोई भी फ्रिवलस तरीके से या कैजुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा ना हो और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। तो इलेक्शन का प्रोसीजर प्रेसिडेंट का जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेट्स और सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है? इस इलेक्टोरल कॉलेज के कौन मेंबर्स हैं? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि सभी स्टेट्स की जो अपनी अपनी असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स या MLAs भी इसके मेंबर हैं। थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ असेंबलीज ऑफ UT ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी में भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। तो ये 3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 3 पार्ट हिस्सा लेते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। इस इलेक्शन प्रोसीजर का कौन पार्ट नहीं होते? तो तीनों लेवल पे हम देखेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स और दिल्ली और पुडुचेरी असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स इस सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहां आप देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जो कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्ट नहीं लेते। सिमिलरली अगर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि इंडिया में 6 स्टेट्स में हैं, तो उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स में भी इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्टर नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो हमने ये डिवाइड कैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बेसिकली हमने ये देखा कि स्टेट्स का आपस में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो उनकी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि उनकी असेंबली में जितनी सीट्स हैं तो हर एक MLA की पावर और हर एक MLA की वैल्यू ऑफ वोट उतनी ही हो जितनी उनकी असेंबली में सीट्स हैं, तो उसके प्रोपोर्शन में रखा जाए। और सिमिलरली MP और MLA की जो पावर ऑफ वोटिंग है या वैल्यू ऑफ वोट है, एक वोट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है एंड इट इज डिफाइंड बाय देयर पॉपुलेशंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब हम देखते हैं कि हर एक MLA और MP की वोट की वैल्यू क्या है, वो कैसे डिसाइड होती है। एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वोट की वैल्यू का फॉर्मूला ये है: टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। तो इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गोवा की एग्जाम्पल लेते हैं। गोवा में स्टेट की टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस है 7,95,120 और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 मेंबर्स हैं। तो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 मेंबर्स है, पॉपुलेशन 795,120 है और अगर हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें हर MLA की वैल्यू, हर MLA के वोट की वैल्यू पता लगती है और वो है 20। तो पूरे स्टेट की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 800। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स के MLAs के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी एज पर देयर प्रोपोर्शन, एज पर देयर पॉपुलेशन। तो अब MP की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की क्या वैल्यू होगी। हमने हर स्टेट के MLAs की वैल्यू निकाल ली, तो न्यूमरेटर में आएगा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स। तो मतलब हर स्टेट के हर MLA की वैल्यू को, वोट की वैल्यू को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस तरह से MP और MLA की वैल्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नोट की जाती है, उनकी वोट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है।
अब प्रोसीजर क्या है? इलेक्शन प्रोसीजर इज हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या होता है कि सभी लोगों को एक लिस्ट बनानी पड़ती है, एक लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस बनानी पड़ती है कैंडिडेट्स को, जिसमें वो 1, 2, 3 इस टाइप की प्रेफरेंसेस देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस इन्हीं इलेक्टोरल कॉलेज में से होते हैं। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, यानी कि ये सीक्रेट बैलेट से होती है। इस वोट को हम डिस्क्लोज नहीं करते, हम किसी को ओपनली डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट दिया है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के बारे में। टू सिक्योर इलेक्शन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कोटा क्या है कि आपको कितने मिनिमम सीट्स, कितने मिनिमम वोट्स सिक्योर करने हैं। वो है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फ्रीड +1। तो मतलब आपने जितनी भी सीट्स यहाँ पे फिल करनी है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। तो सीट कितनी फिल करनी है? एक सीट, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक ही होता है। तो इस फॉर्मूले में जब हम इस वैल्यूज को डालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने वोट्स प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको चाहिए एज पर द इलेक्टोरल मैंडेट। तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये होता कैसे है। हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है। उस बैलेट पेपर पे वो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर लिखता है। यानी मान लीजिए कि अगर 3 या 4 जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से वो इलेक्टर लिस्ट करता है बाय मेकिंग 1, 2, 3 ऐसे लिस्ट आउट करके। तो फेज 1 में जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले हैं उसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि किसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं उसके पहले नंबर पे रखा जाएगा, जिसको उससे नेक्स्ट उसे सेकंड नंबर पे, ऐसे। अगर ये होने के बाद किसी एक कैंडिडेट का कोटा पूरा हो जाता है, जो कोटा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमने रिक्वायर्ड कोटा निकाल लिया 51 वोट्स का। तो अगर हमारे पास 51 वोट्स आ गए, किसी कैंडिडेट के पास 51 वोट्स आ गए, तो उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा सकता है। और ये भी सपोज कर लीजिए कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए 2 ही कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट ए ने 49 फर्स्ट प्रेफरेंसेस ले ली हैं, मतलब 49 लोगों ने उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है, लेकिन उन्होंने अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए। कैंडिडेट बी को 2 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है और 3 सेकंड प्रेफरेंसेस मिली हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो सेकंड प्रेफरेंस मिली है 3 लोगों की और फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है 2 इलेक्टर्स की टू कैंडिडेट बी। तो अब क्या होगा? अब नेक्स्ट राउंड होगा, क्योंकि किसी को कोटा तो मिला नहीं, 51 वोट्स तो किसी के पास आए नहीं। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? जो कैंडिडेट बी को या जिसने भी कैंडिडेट बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी वो वोट्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी सेकंड प्रेफरेंस वोट्स होंगे, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस जिसने भी कैंडिडेट ए को दिया होगा, वो सारे कैंडिडेट ए के फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएंगे। समझिए, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट बी के वोट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और उसमें जिसने भी कैंडिडेट ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया है वो कैंडिडेट ए में ऐड हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया? 3 कैंडिडेट्स 49 + 3 52 हो गए, उसको 52 वोट्स मिल गए और उसे डिक्लेयर किया गया विनर। यानी कि ये एग्जाम्पल बताता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, और इसका एक प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। अब इस इलेक्शन प्रोसीजर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो सोल पावर लाइज विद सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी डिस्प्यूट हो तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा और उसके ऊपर कोई भी कंटेस्टेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड ठहराया गया, सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स इट इनवैलिड, तो उन्होंने इलेक्शन इनवैलिड ठहराने से पहले जो भी एक्ट किए हैं उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो भी पेपर साइन किए हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाली हैं, जो भी पावर्स अपनी एग्जीक्यूट की हैं, उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन को इस बात पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, यानी कि उसमें सारे मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग नहीं थे। तो ये एक क्राइटेरिया है जिस पे इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं उठ सकता। इलेक्शन होने के बाद
सबसे पहला काम जो प्रेसिडेंट करते हैं वो लेते हैं ओथ. ही टेक्स एन ओथ बिफोर एंटरिंग ऑफिस एंड दैट ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो वो ओथ क्या है? टू फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस, preserve, protect and defend constitution and law and devote himself to service and well-being of the people. तो इसका मतलब हमारे इस प्रेसिडेंट के ऑफिस की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस ओथ को जब वो लेते हैं तो वो सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं और उनकी वेलबींग और उनकी सर्विस के लिए वो अपने आप को डिवोट करने की ओथ लेते हैं. अब प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन क्या है, यानी कि प्रेसिडेंट जब बनते हैं उनके ऑफिस में क्या क्या कंडीशंस हैं. सबसे पहले कि ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है. उसे प्रेसिडेंट बनते ही इस पोस्ट से रिजाइन करना होगा. ही कैन नॉट होस्ट टू पोस्ट्स. He should not have any source of profit, जैसा कि पहले हमने बताया क्वालिफिकेशंस में. He should be entitled to use of official residence, जो है राष्ट्रपति भवन. तो एक बार आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तो आपकी ऑफिशियल एंटाइटलमेंट है राष्ट्रपति भवन में रहना. You are entitled to allowances, emoluments prescribed by parliament. तो पार्लियामेंट ही डिफाइन कर सकती है कि आपको किस तरह की सैलरी, किस तरह के अलाउंसेस, किस तरह के एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे और वो चेंज नहीं हो सकते आपकी टर्म के दौरान. इसका मतलब आप पे किसी टाइप का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं अप्लाई किया जा सकता, आपकी सैलरीज अलाउंसेस को चेंज नहीं किया जा सकता अंटिल यू कंप्लीट योर टर्म. अब प्रेसिडेंशियल ऑफिस की टर्म क्या है? उसकी टर्म है 5 years और वो रिजाइन कर सकते हैं रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते. ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. इसका मतलब उनको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है और देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज टर्म्स. इसका मतलब आप यूएस में देखते हैं कि यूएस में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 terms ले सकता है, वो 2 से ज्यादा टर्म नहीं ले सकता. पर इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. अब ये देखते हैं कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन. Article 61 of the Constitution states only and only one ground for the impeachment or the removal of president, and that is violation of the Constitution. इस violation of the Constitution को आप कैसे define कर सकते हैं ये Constitution ने हमें नहीं बताया है, पर ये judiciary हमें guide कर सकती है क्योंकि judiciary is the caretaker of the Constitution. अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, यानी कि अगर हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है ऑफिस से ड्यूरिंग हिज टर्म तो उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस डिफाइंड है और वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइंड है. उसका प्रोसेस आइए जानते हैं. सबसे पहले इम्पीचमेंट के चार्जेस दे कैन बी इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा में इम्पीचमेंट चार्जेस आ सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं. तो पार्लियामेंट के पास ही हक है कि वो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू कर सके. These charges must be signed by 1/4 members of the house, यानी कि जिस भी हाउस में वो आया गया है उसके 1/4 मेंबर्स को इसे साइन करना होगा, तभी ये वैलिडेट होगा, एक्सेप्ट होगा. और इन चार्जेस को लाने से पहले प्रेसिडेंट को 14 days प्रायर नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके. अगर ये चार्जेस एडमिट हो गए तो इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास होगा जिस भी हाउस में ये लाए गए हैं उस हाउस में. That has to be passed by 2/3 majority of total member of the house. तो इसका मतलब जितने भी members of the house हैं उनके 2/3 majority से इसे पास करना होगा, तभी ये नेक्स्ट हाउस में जाएगा. मान लीजिए अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा के 2/3 मेंबर्स को इसे पास करना होगा, तभी ये आगे राज्यसभा में आएगा. अब ये पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है. राज्यसभा या दूसरे हाउस में इसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो भी चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हैं क्या वो वैलिड हैं. उस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर जो चार्जेस हैं वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ने प्रूव हो गए तो इसका मतलब कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है. प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड. तो ये एक कठिन प्रोसीजर है जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है. और यू मस्ट नो कि आज तक किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है. सो बिकॉज प्रेसिडेंट इज बेसिकली अ नॉमिनल हेड, उनके लिए हम इतना डिसरिस्पेक्ट या इतना इम्पीचमेंट प्रोसीजर के लिए नहीं जाते. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट नो इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड टिल नाउ. अब इम्पीचमेंट प्रोसीजर का एक कैविएट ये है कि इसमें कुछ ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्शन में नहीं करते.
तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। तो रिमूवल में ये पार्ट लेंगे और इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेंगे। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं, पर इंपीचमेंट में ऐसा नहीं है। इंपीचमेंट या रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ पार्लियामेंट के हाथों में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का उसमें कोई रोल नहीं। अब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट किन कंडीशंस में हो सकता है? अगर उनकी टर्म एक्सपायर हो गई तब, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, इफ ही इज रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस विच वी जस्ट लर्नड अबाउट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट, और इफ ही समहाउ डाइज ड्यूरिंग हिज टर्म, और आइदर इफ इज डिस्क्वालिफाइड और हिज इलेक्शन इज हेल्ड वॉइड। जैसा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वॉइड यानी सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। अगर ऐसा होता है तो उनका ऑफिस वेकेट हो जाता है। तो वैकेंसी के टाइम पे क्या होता है? अगर प्रेसिडेंट की टर्म एक्सपायर होने के बाद इलेक्शन में कुछ डिले होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। उस टर्म तक प्रेसिडेंट ही अपना रोल निभाते रहेंगे, मतलब उनका रोल एक्सटेंड हो जाएगा जब तक इलेक्शन ही हो जाता। इफ ही रिजाइंस और ही इज रिमूव्ड और ही डाइज ड्यूरिंग ऑफिस, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट। इफ द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वेकेंट, इसका मतलब इस दौरान, इन 6 मंथ्स के दौरान अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में वेकेंट नहीं है, ऑफिस में नहीं है, तो इसका मतलब उसकी पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द इंटरिम प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स। तो हमने इलेक्शन प्रोसीजर, उनकी टर्म्स, उनके ऑफिस की कंडीशंस को ध्यान से देखा। अब हम पावर्स और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट पे आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, ढेर सारी पावर्स। तो इन सब पावर्स को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, यानी एज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हाट इज हिज रोल एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी गवर्नमेंट का होता है, इट इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन निकालती है, रूल निकालती है, ऑर्डर निकालती है, अगर वो यूनियन गवर्नमेंट का रूल या ऑर्डर है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही आता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होके ही आता है। इट कैन मेक रूल्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट किया जाए, गवर्नेंस कैसे हो, पार्लियामेंट में कैसे रूल्स बने, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं। प्रेसिडेंट कैन एलोकेट दीज रूल्स, यानी कि मैं किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को कोई भी एग्जीक्यूटिव रोल दे सकता हूं अगर मैं प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस या जनरल इलेक्शंस, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव के बाकी मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर अपॉइंटमेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव के बाकी मेंबर्स को अपॉइंट करें। और भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, और उन ऑफिसर्स की पोस्ट्स को फिल करने का काम प्रेसिडेंट के पास ही जाता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना इन सब ऑफिसर्स जैसे कि सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, स्टेट गवर्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और बॉडीज को प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल्ड एरिया। आपको पता होगा कि शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है कि कंट्री के कुछ एरियाज हैं जिन्हें शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किया जा सकता है और जिनके लिए कुछ स्पेशल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। वो एरिया कौन सा होगा, उस एरिया का कितना क्राइटेरिया होगा, या फिर उस एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर शेड्यूल 5। He can also seek information from Prime Minister on matters related to cabinet, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में जो भी डिस्कशन होता है लॉ मेकिंग के बारे में, पॉलिसी मेकिंग के बारे में, उसके बारे में प्रेसिडेंट खुद इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से। He has to be part of those deliberations. He can require Prime Minister to submit matters for Council of Ministers. मान लीजिए किसी भी एक मिनिस्टर ने कोई एक टॉपिक पे कोई रूल निकाल दिया या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले लिया, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने नहीं रखा, तो प्रेसिडेंट इस केस में प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि दिस मैटर शुड बी केप्ट फॉर द डिस्कशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर एक ओवरआर्चिंग पावर रखते हैं प्रेसिडेंट। He has the power to appoint several other offices also, जैसे कमिश्नर फॉर SC STs OBCs,
या इन सब ऑफिसेस को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की जरूरत है जहां पे सारे स्टेट्स को एक फोरम मिलेगा आपस में पॉलिसी डिस्कशन करने का, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है जो आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट को इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर देता है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करता है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर आता है। उसमें कोई भी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट्स कंट्रोल। हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखी, अब कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव में भी इनकी बहुत सारी पावर्स हैं। पार्लियामेंट को समन और प्रोरोग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट का सेशन हमने बुलाना है या उस सेशन को खत्म करना है, प्रोरोग करना है, तो उसकी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन से ही ऐसा किया जा सकता है। ही कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। सपोज दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में डिसएग्रीमेंट है रिलेटेड टू सर्टेन बिल्स एंड उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं और उसके लिए डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ मिलकर वो समन कर सकते हैं और वहां पे वो बिल को रिजॉल्व करने की बात हो सकती है। ही ऑल्सो हैज नॉमिनेशन पावर्स। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, जिसका कोई क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, बट मेनली द पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, तो इन लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। और ऐसे ही अभी तक टिल द 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2 सीट्स वर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा फॉर एंग्लो इंडियंस। तो ये नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। अनदर सेट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, he can appoint any members to chair proceedings of Lok Sabha और राज्यसभा when the chair lies vacant। तो इसका मतलब किसी कारण से अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों पोजीशंस वेकेंट है, तो प्रेसिडेंट ये अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं कि कौन प्रोसीडिंग्स को चेयर करेगा। अनदर लेजिस्लेटिव पावर्स जो हमने रिसेंटली भी देखा जब पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हुआ, तो जब भी साल का पहला सेशन या जनरल इलेक्शंस के बाद पहला सेशन पार्लियामेंट का होता है, तो उसमें वो जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स को वो जॉइंटली एड्रेस करते हैं। He can also make regulations for peace, progress and good governance for 4 UTs। ये 4 UTs कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। By the way, for your information, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आर नाउ बीन मर्ज्ड इनटू सिंगल यूटी। तो आप इसे 3 यूटी भी समझ सकते हैं। तो इन 3 यूटीज की पीस प्रोग्रेस के लिए वो रूल्स बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, विच विल हैव द पावर ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। He also decides on questions of disqualification of MP। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है कि ड्यू टू सम रीजन सम MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड, तो फाइनल पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लाइज विद द प्रेसिडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव टर्म्स। कुछ बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मनी बिल या मनी रिलेटेड मैटर से जो बिल्स हैं, उनको जब हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं उससे पहले ही हमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, प्रायर अप्रूवल, और असेंट देते हैं वो पार्लियामेंट्री बिल्स को। तो इसका मतलब कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ है वो तब तक एक्ट नहीं बनता, तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट का इस पे नहीं हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी कुछ बिल्स हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है और उस बिल के रिकॉर्डिंग गवर्नर को ये लगता है कि ये बिल तो प्रेसिडेंट के असेंट के जरूरी है बिकॉज इट डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशंस और सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट को भी फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस केस में भी प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है। President can also promulgate ordinances when parliament is not in session। तो ये एक extraordinary power भी है प्रेसिडेंट के पास, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। He finally, जो पावर है, he lays reports of constitutional bodies on the table of parliament। तो इसका मतलब ये कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कुछ रिपोर्ट्स बनाती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं। ये सभी एनुअल रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के थ्रू ही पार्लियामेंट के टेबल पे रखी जाती हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। Hope you like this video. Please subscribe our YouTube channel. For any queries, please contact on the email ID given on your screens. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.